हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा करीब 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा दिल्ली और मुंबई में हालात खराब हैं। मुंबई का आंकड़ा आपके सामने है। 52,667 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। 1,857 लोगों की जान गई है। 23,694 लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की जो संख्या है वो बहुत बड़ी है। कुल मामले अगर दिल्ली की बात करें तो 32,810, 984 लोगों की जान गई है। 12,245 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन चिंता यह है कि ये मामला जो है आंकड़ों का वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिल्ली मुंबई के मौजूदा संकट पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत जी। दिल्ली के पीएसआरआई हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर टीएस क्लेयर भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। प्रेम शुक्ला जी की मैं रुख कर लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आंकड़ा जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति अगर कहीं बनी हुई है तो वो दिल्ली और मुंबई में बनी हुई है। और जब देश की राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है तो पूरे देश की हम क्या बात करें। मुंबई में तो स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी बुरी स्थिति है और मुंबई में तो बेड आपको कितना भी आप प्रयास कर ले बेड नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन युक्त बेड तो बिल्कुल उपलब्ध और लाशों की जो स्थिति आपने देखी, एक तो कोरोना का पेशेंट भर्ती होता किसी अस्पताल में, अब जलगांव पेशेंट प्रेम शुक्ला जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसको ठीक करवाने का प्रयास करती हूं और फिर मैं आपका रुख करूंगी। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा था कि अगर कोरोना के मामले इसी रफ्तार से आगे बढ़ते गए तो हालात बुरे हो सकते हैं। केजरीवाल ने ज्यादा बेड की जरूरत भी बताई थी। आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो दिल्ली में इंतजामों के बारे में बता रही है। मेरे सामने रात को 2 बजे से कोरोना का हमारा डेड बॉडी था। आज सुबह 11 बजे के आसपास वो बॉडी लेके गया। दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल में शव के बगल में कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि वो बेड के लिए खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। इलाज नहीं हुआ मैम, कोई इलाज नहीं हुआ। हमारे पति के मुर्गे लगा तरफ तरफ का मरवा दिया, कुछ इलाज न करा मेरे पति के। दिल्ली के कई अस्पतालों में चक्कर काटने के बाद इलाज में देरी की वजह से इनके पति कोरोना से जंग हार गए और केजरीवाल अभी यही कह रहे हैं कि वो खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। लास्ट 3 मंथ से सैलरी नहीं मिल रही, इसलिए हम लोगों ने मास रेजिग्नेशन का डिसीजन लिया। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, इसलिए उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया और केजरीवाल कह रहे हैं कि वो खुद जमीन पर उतरेंगे। मैं खुद जा जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे हम लोग। केजरीवाल के इस बयान को समझने के लिए थोड़ा इतिहास जान लें। दिल्ली के एलजी और केजरीवाल के बीच एक बड़ा विवाद है। विवाद की बुनियाद में केजरीवाल का एक फैसला है जिसमें उन्होंने दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वालों के लिए तय कर दिए थे। एलजी ने इसे संविधान का उल्लंघन बताकर पलट दिया। अब केजरीवाल एलजी को उन्हीं के दांव से पटकनी देना चाहते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ है। एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है। 31 जुलाई को 80,000 बेड अगर दिल्ली वालों के लिए चाहिए तो लगभग 1.5 लाख टोटल बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती है। वो हर निर्णय लेते हैं उसको वापस लेना पड़ता है। दिल्ली वाला जो निर्णय उन्होंने किया था दिल्ली के अस्पतालों का, और दिल्ली वाले ही इलाज कराएंगे, बाहर वाले नहीं करवाएंगे, आज उपराज्यपाल ने उसको रिवर्स कर दिया और उन्होंने उसको फिर उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। तो वो थूक के चाटने वाला ही उनका निर्णय होता है। इस सियासत के बीच दिल्ली में बेड और एक्टिव मरीजों के ये आंकड़े देख लीजिए। दिल्ली के कोरोना अस्पतालों में कुल 8,872 बेड हैं, वहीं फिलहाल 19,581 एक्टिव केस हैं, जो बेड से करीब 2 गुने हैं। इससे भी डराने वाली बात यह है कि दिल्ली में 100 टेस्ट किए जाते हैं तो 27 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, यानी कोरोना से संक्रमित होने की दर बहुत ज्यादा है।
हालात बहुत खराब हैं, लेकिन नेता राजनीति में लगे हैं और जमीन पर रक्षा नीति का कोई काम नहीं कर रहे। तो चलिए, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत और दिल्ली के PSRI हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर एस क्लेयर मौजूद हैं। प्रेम शुक्ला जी, अपनी बात पूरी कीजिए। आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे थे दिल्ली और मुंबई में। जी, देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं की जो दुर्दशा है कि अगर एक पेशेंट एक अस्पताल में एडमिट होता है, शताब्दी अस्पताल में, 4 दिन के बाद वो रेलवे ट्रेन से टकराया हुआ मिलता है। जलगांव एक महाराष्ट्र में एक जिला है, वहां पर शौचालय में एक कोरोना पेशेंट, शौचालय में उसकी मृत्यु हो गई और जब शौचालय से दुर्गंध उठना शुरू हुआ 4 दिन बाद तो पता लगा। अब इन सारी अव्यवस्थाओं का दोष किसको दिया जाए? तो स्वाभाविक तौर पर जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनके बारे में हम लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है कि आप जहां पर भी कमियां हैं उन कमियों को उठाएं और उनको दुरुस्त करने के संदर्भ में हम राज्य सरकार से अपेक्षा पालें। अब राज्य सरकार से जो हम कोई उनकी कमी गिनाते हैं। शुक्ला जी, आप अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा रहे हैं, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी भी लीजिए। अभी उद्धव ठाकरे सरकार का 7वां महीना चल रहा है, उससे पहले देवेंद्र फडणवीस ही थे। तो 6 महीने में कोई स्थिति इतनी विकट नहीं होगी। अगर स्थिति का पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ होता तो शायद आने वाली सरकार को भी फायदा होता। मतलब सारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट की नहीं है। शोभना जी, यही हम कह रहे हैं। हम तो सिंपल बात करें, साहब डैशबोर्ड बना दीजिए, रियल टाइम पेशेंट के लिए कहाँ अवेलेबिलिटी बेड की कर दीजिए। आप 1.5 महीने में रियल टाइम आप जो है एक डैशबोर्ड नहीं बना सकते, ये भी अपराध देवेंद्र फडणवीस जी का गिना जाए। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, आइए चर्चा में। और क्या स्वास्थ्य स्थिति, जो स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति है आज इस समय, क्या सिर्फ मौजूदा सरकारें जिम्मेदार हैं इसके लिए? देखिए शोभना जी, हर समय पर राजनीति करना मेरे ख्याल से कुत्सित प्रयास होता है। सच्चाई यह है कि कोरोना की जो महामारी आई और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी के अगर आप बयान सुनेंगे तो कहेंगे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर थी पूरे देश में, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो, चाहे कोई राज्य हो। सभी ने एक स्वर में कहा था कि स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, इसलिए हमने लॉकडाउन किया। ये मेरा वो नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का या बाकी सारे मंत्रियों के तो नाम ही हमको याद नहीं है, सारे मंत्रियों का यही बयान था। तो हम उनकी बात माने, आदरणीय प्रेम शुक्ला जी की बात माने। प्रेम शुक्ला जी ने महाराष्ट्र का तो गिना दिया, लेकिन सबसे पहले कोरोना का पेशेंट सड़क पे मरा पाया गया गुजरात में, अहमदाबाद में, वहां पर इनके मुंह में दही जम गई। सच बात यह है कि यह भाजपा कांग्रेस या राज्यों का विषय ही नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का विषय है कि केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन में निर्णय लेने की बात कही थी और जो पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने की बात कही थी, क्या वो अपने वादे पर कायम उतरी है? क्या वो अपनी बातों पर कायम उतरी है? बात यह कहनी चाहिए, हर तीसरे दिन ICMR 30 नई गाइडलाइन जारी कर दे रहा है। उसे पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और सच बात यह है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे बंबई हो, चाहे अहमदाबाद हो, सब मेरे भारत के हिस्से हैं। सबकी कमजोरी का जिम्मेवार मैं भी हूं, सबकी कमजोरी की जिम्मेवार भाजपा भी है। सच बात अगर इसको नहीं आप मानेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप अपने देश के नागरिकों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अच्छा लगा इस गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए। अपना जो 50-55 साल का शासन आपने हिंदुस्तान में चलाया है, वो भी जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। मेरे साथ TS क्लेयर जी, PSRI के हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल आऊंगी सुरेंद्र जी, मैं जरा डॉक्टर साहब का मैं रुक कर लूं। डॉक्टर TS क्लेयर, क्या वजह रही कि लॉकडाउन इतने टाइमली अप्लाई कर दिया गया, सब कुछ स्थिति काबू में थी, लेकिन अब अचानक आंकड़े विस्फोटक हो रहे हैं? क्या वजह आप देख रहे हैं इसके पीछे? देखिए शोभना जी, ऐसे है कि ये जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन का मतलब ये नहीं था कि ये बीमारी को ख़त्म कर देगा, ये बीमारी को बिल्कुल प्रिवेंट कर देगा। लॉकडाउन का मतलब था ये जो उसकी प्रेजेंटेशन है केसेस की, नंबर बढ़ने की, उसको डिले कर देगा। तो ये उससे ये हमें फ़ायदा हुआ है कि एक तो डिले हो गया इनकी अकरेंस जो है कम्युनिटी में बीमारी जाने से। दूसरा ये हुआ है कि हमारी प्रिपेयर्डनेस बढ़ गई है, लोगों को हमें इंफॉर्मेशन दी है, गवर्नमेंट ने भी दी है, डॉक्टरों ने भी दी है। और 2 महीने में जो जैसे इक्विपमेंट बनना था, PPE बनना था, गाइडलाइंस बननी थी कि भी इसको कोविड को कैसे डील करना है, वो बन गई। तो लॉकडाउन का फायदा हुआ है। और ये भी जाहिर है कि
जब ये हमें मालूम था कि जब लॉकडाउन उतरेगा, जब बंद होगा, ये केसेस बढ़ेंगे। ये तो नेचुरल चीज़ है, बिल्कुल बढ़ेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो बात ये है कि जैसे दिल्ली में और बॉम्बे में केसेस हो रहे हैं, तो इन जगह में जो है हमें बहुत ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। पहली बात तो यह है कि अभी भी जो नागरिक हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते, उनको हमें और इन्फोर्स करना है। जैसे मास्क नहीं पहनते, जिनको बाहर जाने की घर की जरूरत नहीं है वो बाहर जाते हैं, तो वो उनको रोकना है। मतलब जैसे कई चीजों के मैं खिलाफ हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल के धार्मिक जगह खोलने की अभी जरूरत नहीं थी। मैं कहता हूँ शोभना जी की धार्मिक जगह खोलने की जरूरत नहीं है। अभी उसको लेट कर सकते हैं, वो इतना जरूरी नहीं। मॉल खोलने भी लेट कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे भाई मजदूरों को जो कम मिलता है, जैसे कंस्ट्रक्शन पे काम करता है, जहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हमें काम देना है, उनको नहीं हम मरने देना। दो खास बातें डॉक्टर क्लेयर कह रहे हैं, और वो खास बातें ये कि एक तो नागरिकों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले। दूसरा, सरकार ने भी कुछ जल्दबाजी की है, चाहे धार्मिक स्थल को लेकर फैसला हो और चाहे मॉल्स को लेकर फैसला हो। देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या स्टेटस है, किस तरीके की तैयारियां हैं, उस पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल दिल्ली से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, लगातार अस्पतालों से शिकायत आ रही है, डॉक्टर्स और नर्सेज से हमें कोई शिकायत नहीं है क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से बाहर जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन जो आज स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पूरे देश में है, क्या सिर्फ मौजूदा सरकारें जिम्मेदार हैं? जी, इसमें जिम्मेदारी सभी की है। जैसे अभी हमारे जो गेस्ट थे वो कह रहे थे कि हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी सभी को लेनी होगी। हालांकि ये इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके की महामारी आई है उसने जो है जितनी भी जो है तैयारी थी उन सबको जो है एक तरीके से बेपर्दा कर दिया है। क्योंकि इस तरीके के हालात कभी बने नहीं थे। हालांकि अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, ये कहना गलत होगा, मेडिकल स्टाफ काम नहीं कर रहा है, ये कहना गलत होगा, सरकारें काम नहीं कर रही, ये कहना भी गलत होगा। लेकिन जिस तरीके की तैयारी होनी चाहिए थी वो भी नहीं हुई है, इस बात को भी स्वीकार करना होगा और ये सभी को स्वीकार करना होगा। देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए, देश की राजधानी दिल्ली में कल खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक बयान था, और वो क्या था? वो ये था कि देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी अस्पतालों में बेड खाली हैं, लेकिन उन्होंने उसमें एक बात और जोड़ी, और वो बात ये थी कि सरकारी अस्पतालों में अधिकतर बेड खाली हैं, जबकि निजी अस्पतालों में बेड भर गए हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इसका मतलब जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो बेहतर सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं अपने मरीजों को। जी बिल्कुल, हाँ, आऊंगे अंकित आपके पास। प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। आपने सुना प्रेम शुक्ला जी, ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बजाय सरकारी अस्पताल के। मेरा सवाल आपसे ये है कि 6 साल से आप भी सत्ता में हैं, एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, ये तो बड़े अस्पताल हैं, ये हम जानते हैं। पिछले 6 सालों में बीजेपी सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कितने नए अस्पताल बनाए गए हैं इस स्तर के? ये जानकारी दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है। एम्स आपने बनाया है पटना में, सिर्फ एम्स की संख्या में ही जबरदस्त वृद्धि पूरे राष्ट्रव्यापी की गई है। ये सबसे बड़ा संकेत है। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई, उसके आंकड़े में आपको भेज सकता हूँ। इसमें कोई आप जो है आपकी पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है, इसके आंकड़े भी आपको भेज दूंगा, आप कृपा करके इसको चलाइएगा। सवाल ये पैदा होता है जो उपलब्ध संसाधन है, उन उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग हो रहा है क्या? उन उपलब्ध संसाधनों के सदुपयोग के संदर्भ में हम जब कहते हैं कि मुंबई में साहब सिर्फ एक डैशबोर्ड बना दीजिए ताकि रियल टाइम ज्ञान हो सके कि कौन से अस्पताल में बेड है, कौन से अस्पताल में नहीं है। कि हमारी मांग 1.5-2 महीने तक आप कंसीडर नहीं करते महाराष्ट्र में, क्या कारण है इसका? इसमें क्या आपत्ति है? ये छोटी सी हम आपको एक सलाह देते हैं और सलाह प्रैक्टिकल सलाह दे रहे हैं। आज एक ऐप बनाकर आप इस तरह की सुविधा कर सकते हैं। और मुंबई के विविध अस्पतालों में संसाधन होने के बावजूद यदि वहां पर रोगियों का इलाज नहीं हो पाए और वो यदि हम सामने ले आए तो आप कहेंगे साहब राजनीति क्यों कर रहे हो? अभी राज्य सरकार की स्थिति है कि जयंत पाटिल मंत्री हैं, छगन भुजबल मंत्री हैं और अशोक चौहान मंत्री, तीनों मंत्रियों ने परसों की कैबिनेट बैठक में कहा कि अजय मेहता जो चीफ सेक्रेटरी है हमारे से बिना पूछे ही आदेश जारी कर देते हैं और लड़ रहे थे कैबिनेट में। अब इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी माना जाए? इसके लिए विपक्ष की नीतियों को आप दोषी करार दे देंगी? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जो उपलब्ध संसाधन है उसके सदुपयोग के संदर्भ में जो हमारी सम्यक सलाहें हैं उनके पालन करने में कौन सा ईगो सामने आ रहा है? अरे तो फिर यही रूल तो राहुल गांधी की सलाह पर भी लागू होता है ना प्रेम शुक्ला जी, वो भी तो लगातार सलाह दे रहे हैं।
तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। मेरे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार विपक्ष की बात नहीं सुन रही है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की कमियां खोजने से बेहतर हो कि सकारात्मक सहयोग दें, तो शायद आज तस्वीर कुछ और हो देश की। ये आरोप आपके ऊपर भी है, जहां आप सत्ता में नहीं है वहां आप भी लगातार सिर्फ कमियां खोज रहे हैं। देखिए शोभना जी, हम बहुत स्पष्ट और बड़ी जिम्मेवारी से कहते हैं, प्रतिपक्ष का काम कमियां खोज करके सरकार को सूचना देना है, और वो जहां पर भी जो प्रतिपक्ष है उसे वो करना चाहिए। महाराष्ट्र में भाजपा कर रही है, अच्छी बात है। गुजरात में कांग्रेस कर रही है, अच्छी बात है। मसला यहां पर यह है कि राष्ट्रीय डिबेट को आप एक बंबई की डिबेट बना दे रहे हैं। आदरणीय प्रेम शुक्ला जी तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम सब लोग याद रखते हैं, इतने अच्छे ओजस्वी वक्ता हैं, सामना के संपादक रहे हुए हैं। सच बात यह, इन्हें राष्ट्रीय फलक पर बात करनी चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली है और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। सारे दुराग्रह और पूर्वाग्रहों को छोड़ करके केंद्र की सरकार को सबसे ज्यादा मदद इन दो राज्यों को, इन दो जगहों को करनी चाहिए जिसमें केंद्र की सरकार करने में असफल साबित हो रही है। पूरे देश की सबसे ज्यादा संसाधनों का उपयोग दिल्ली में और मुंबई में इनको करना चाहिए, जिसमें वो असफल साबित हो रहे हैं। केंद्र की सरकार मुंबई को और दिल्ली को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद करे, टेक्निकल मदद करे, मेडिकल मदद करे। इस समय नरेंद्र मोदी जी का और नरेंद्र मोदी जी की सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन वो लोग चुनावी रैली में तो 72,000 LED स्क्रीन लगा दे रहे हैं, करोड़ों आपके द्वारा की गई है, वो इन राज्यों को मेडिकल मदद नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये मेडिकल मदद ना देना जो है, ये कहीं ना कहीं मेरे पास वक्त इतना ही है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मुझसे जुड़ने के लिए।